बिना कानून का गांव। मजा आने दो ना, हम जल्दी आ जाएंगे गोलगप्पे खाकर। एक बार कहा है ना, शाम है नहीं जाना। आंटी आने दीजिए ना अनीता को हमारे साथ, हम यहीं पास वाले बाजार में जाकर गोलगप्पे खाकर आ जाएंगे। प्लीज माँ। ठीक है चले जाओ, लेकिन आधे घंटे में आ जाना। अनीता अपनी सहेलियों के साथ गोलगप्पे खाकर बाजार से लौट रही होती है कि तभी कुछ आवारा लड़के। तो जाने मन कहाँ जा रही हो, कहो तो हम छोड़ दें तुम्हें। अरे अरे कहाँ चली, नाम तो बताकर जाओ। लगता है शर्म आ गई। अरे हमसे कैसा शर्माना, हम तो तुम्हारे अपने हैं। तुम्हारे घर में माँ बहन नहीं है क्या? तुम जैसे लड़कों की वजह से हम लड़कियों का घर से बाहर निकलना कितना मुश्किल हो गया है। अनीता क्या कर रही है? चुप हो जा वरना ये लड़के हमारा पीछा करने लगेंगे। तू जानती है ना, यहाँ कोई कायदे कानून भी नहीं है कि इनका कुछ हो सके। उन लड़कों की वजह से अनीता घर आकर काफी रोती है, जिसे देख सविता। इसीलिए मैं तुझे शाम में घर से बाहर निकलने से मना करती हूँ। क्या जरूरत थी उन लड़कों के मुंह लगने की? तो माँ कब तक हमें ये सब बर्दाश्त करना होगा? अपनी मर्जी से हम घर से बाहर भी नहीं जा सकते। पूरे गांव भर में ऐसे कई आवारा लड़के हैं, क्या कानून हमारी कुछ मदद नहीं कर सकता? हमारा गांव बिना कानून का गांव है। यहाँ सब लोग अपनी मर्जी का करते हैं, कोई किसी से कुछ नहीं कहता। ना जाने कब हम गरीब लोगों को इंसाफ मिलेगा। अरे जल्दी जल्दी माल डाल बैग के अंदर, अभी पड़ोस वाले घर में भी चोरी करनी है। दोनों चोर तिजोरी साफ कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ वृंदा और सोमनाथ आ जाते हैं। ये तुम लोग क्या कर रहे हो? ये हमारे पैसे हैं, छोड़ो इसे। अरे मुंह बंद कर अपना, अगर एक भी आवाज निकाली तो ये चाकू सीधा तेरे गले में घुसा दूंगा। फिर न तो आवाज निकालने के लायक बचेगा न जीने के। बुढ़िया समझा दे अपने पति को। इन्हें कुछ मत करिए, आप लोगों को जो ले जाना है ले जाइए, लेकिन इन्हें कुछ मत करिए। वृंदा और सोमनाथ के सामने ही वो दोनों चोर सारी तिजोरी लूट कर चले जाते और बेचारे दोनों कुछ नहीं कर पाते। अगले दिन वृंदा सोमनाथ जब अपने गांव के थाने में कंप्लेंट लिखाने के लिए जाते हैं। इंस्पेक्टर साहब, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। उन दो चोरों ने हमारी सारी तिजोरी लूट ली, हमारी मदद करिए। अरे क्यों चिल्लाकर कान फाड़ रहा है मेरा? रामलाल, इस बुढ़िया बुड्ढे की कंप्लेंट लिख। तो बताओ कौन थे वो चोर और तिजोरी में कितने पैसे थे तुम्हारे? और जब पता है कि यहाँ चोर हैं तो तिजोरी रखने की क्या जरूरत है घर पर? अरे साहब, बिरयानी तो मस्त मंगवाई है आपने, बस अगली बार मटन बिरयानी मंगवाना। जेल में डालने के बजाय इन चोरों को आप बिरयानी मंगवा कर खिला रहे हैं। आप क्या उन चोरों को ढूंढेंगे? हमारा कानून तो सच में अंधा हो गया है। ए बढ़िया, सुबह सुबह दिमाग मत खराब कर। नहीं लिख रही तेरी कोई कंप्लेंट, चल भाग यहाँ से। पता नहीं कब वो दिन आएगा जब हम मासूम लोगों को इंसाफ मिलेगा। बिना कानून के यहाँ सब कुछ बिगड़ता जा रहा है। क्या कभी इस बिना कानून वाले गांव में कभी कानून आ पाएगा? लोगों को इंसाफ मिलेगा? इन सभी चीजों को जानने के लिए आइए कहानी में आगे बढ़ते हैं। वंदना बहू, तुम तो काफी अच्छा खाना बनाती हो। हमें नहीं पता था कि शहर की लड़कियां भी अच्छा खाना बना लेती हैं। थैंक यू माँ जी। वैसे आपसे मैं एक बात कहूँ, मैं पहली बार गांव में आई हूँ। क्या मैं गांव घूम सकती हूँ? मैंने पहले कभी गांव नहीं देखा। इसमें पूछने की क्या जरूरत है? निशा बेटा, जा अपनी भाभी को गांव दिखा दे। 2 दिन पहले ही शहर में रहने वाली वंदना शादी कर इस गांव में बहू बनकर आई थी। वंदना अपनी नंद निशा के साथ गांव घूम रही होती कि तभी वो कुएं के पास 2 औरतों को झगड़ता हुआ देखती, जो झगड़े में एक दूसरे का सर फोड़ देती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? ये दोनों तो एक दूसरे को मार ही देंगे। चलो उनकी लड़ाई रुकवाते हैं। भाभी, आप क्या कर रही हैं? आप उनके बीच में जाएंगी ना तो वो दोनों आपको ही मारने लगेंगे। चलिए यहाँ से। निशा की ये बात सुन वंदना को काफी अजीब लगता है। थोड़ी देर में दोनों बाजार आ जाती है और निशा फल वाले से कुछ फल लेने लगती है कि तभी वंदना देखती है कि उस दुकान वाले ने तराजू के नीचे चुंबक लगा रखा है। ये देख, शर्म नहीं आती इस तरह ग्राहकों को लूटते हो? निकालो चुंबक को, वरना क्या पुलिस में जाओगी ना? चली जाओ, हम नहीं डरते किसी से। ये सब वंदना के लिए काफी अजीब था। वंदना जब इस बारे में निशा से पूछती है, भाभी आप तो शहर की रहने वाली है, वहां तो इंसाफ के लिए कानून है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। हमारे घर गांव में कोई कानून नहीं है। यहाँ जिसकी मर्जी में जो आए वो करता है। अगर किसी का खून भी हो जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या पुलिस भी कुछ नहीं करती है? तुम अदालत जा सकते हो कानून का दरवाजा खटखटाने के लिए। भाभी, यहाँ के पुलिस और वकील खुद चोर डाकू से मिले हुए हैं, तो हमारी क्या ही मदद करेंगे। वंदना जब वापस घर आ रही होती है तो देखती है कि कैसे चौराहे पर कुछ पुलिस वाले चोरों के साथ पत्ते खेलने में लगे हुए हैं। लोग दारू पीकर रोड पर हंगामा कर रहे हैं तो कुछ लड़के आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ रहे हैं। ये सब वंदना को बिल्कुल भी सही नहीं लगता और ऐसे ही 1 2 3 दिन गुजर जाते हैं। बेटा, पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अब क्या करें, भैया भी नहीं है घर पर। मुझे बहुत डर लग रहा है। हमें जल्दी से माँ जी को अस्पताल लेकर जाना होगा।
वंदना, निशा कलावती को पकड़ते हैं और उसे सहारा देते हुए नजदीकी अस्पताल में लेकर जाते हैं। कलावती दर्द से तड़प रही होती तो वहीं डॉक्टर अपने कैबिन में बैठकर फोन चला रहा था, जिसे देख वंदना गुस्से में डॉक्टर के कैबिन में आती है। वहां मेरी सास दर्द से तड़प रही है और आप फोन चला रहे हैं, उठिए और मेरी सास का ट्रीटमेंट करिए। मैडम जी, आवाज नीचे करके बात करिए। ये आपका घर नहीं अस्पताल है और नहीं कर रहा मैं आपकी सास की ट्रीटमेंट। क्या करेंगे आप? वंदना गुस्से में नजदीकी पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करने के लिए जाती, लेकिन पुलिस स्टेशन की हालत देख वंदना वापस आ जाती। अपनी सास को वंदना जल्दी से शहर ले जाती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। वंदना सब्जी लेकर घर आ रही होती कि तभी रास्ते में उसे 15-16 साल के 2 लड़के ड्रग्स लेते हुए दिखते हैं। तुम दोनों की अभी पढ़ाई लिखाई की उम्र है और तुम लोग इतनी गंदी हरकतें कर रहे हो, छोड़ो इसे। अरे भाभी, ये गंदी हरकतें नहीं है, अच्छी हरकतें हैं। आप भी करेंगी? मैं तुम्हें तुम्हारी भलाई के लिए समझा रही हूँ और तुम हो कि। इससे पहले वंदना उन 2 लड़कों से कुछ कहती कि तभी वहां मोहित आता और उसे घर लेकर जाता है। सभी वंदना पर काफी गुस्सा करते हैं। आप लोग समझ क्यों नहीं रहे हैं? अगर हम सब कुछ नहीं करेंगे तो कैसे सब ठीक होगा? हमें कुछ करना होगा। हम में से कोई कानून का आदमी नहीं है जो इन सब चीजों को रोक सके। तेरे हाथ जोड़ती हूँ, तू भी इन चीजों में मत पड़। मैं कोशिश में लगा हुआ हूँ कि जल्द से जल्द घर बेचकर हम लोग शहर चले जाएं और इस बिना कानून के गांव से हमें छुटकारा मिले। जैसे जैसे दिन गुजर रहे थे वैसे वैसे गांव में अपराधी अब काफी ज्यादा बढ़ चुके थे। हर तरफ बस लोग अपनी मनमानी करने में लगे हुए थे, जिससे वंदना काफी परेशान थी और चाहकर भी कुछ नहीं कर पा रही थी। और हर रोज की तरह वंदना अपना फोन चला रही थी कि तभी उसके फोन पर एक ईमेल आती है, जिसे देख वंदना की खुशी का कोई ठिकाना नहीं हो रहता है। और अब पूरे 2 दिन बाद वंदना पुलिस की वर्दी पहने अपने ससुराल वालों के सामने आती है, जिसे देख। वंदना, ये तुमने पुलिस की वर्दी क्यों पहनी है? क्योंकि अब मैं कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि आईपीएस ऑफिसर वंदना बन चुकी हूँ। कुछ महीने पहले ही मैंने यूपीएससी का एग्जाम क्लियर किया था। 2 दिन पहले ही मेरे फोन पर ईमेल आया था कि अब मैं एक आईपीएस ऑफिसर बन चुकी हूँ। इसलिए अब मैं शपथ लेती हूँ कि गांव में तो मैं कानून लाकर रहूंगी और जो जो उसका उल्लंघन करेगा उसे सजा दूंगी। वंदना अब पुलिस की वर्दी पहने कुछ कांस्टेबल के साथ बाजार जाती है, जहां लोग तराजू के नीचे चुंबक लगाकर ग्राहकों को लूट रहे होते हैं। अरे मैडम, फिर आ गई आप। और ये क्या, पुलिस के कपड़े पहन कर आई हो? आपको क्या लगता है मैं इस वर्दी से डर जाऊंगा? ये वर्दी तो मेरी जूती है। अभी बताती हूँ ये वर्दी क्या कर सकती है। वंदना उस आदमी को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। सभी दुकान वाले इधर उधर भागने लगते हैं। सभी कांस्टेबल मिलकर उन सभी को पकड़ लेते हैं और सीधा जेल में बंद करते हैं। तो वहीं वंदना अब लड़कियों को छेड़ने वाले लड़कों को पकड़ती है। मैडम, क्यों सुबह सुबह दिमाग का भाजी कर रही हो तुम? औरतों को कुछ और काम नहीं है क्या? तेरी इतनी हिम्मत कि एक आईपीएस ऑफिसर से इस तरह बात करेगा? वंदना उन लड़कों को लाठी से मारते हुए सीधा जेल में बंद कर देती है। कुछ दिनों में वंदना ने सभी चोर घपला करने वालों को पकड़ लिया था। साथ ही अब गांव में कई जगह वंदना कैमरा भी लगवाती है। वंदना के डर से कई लोगों ने अपराध करने बंद कर दिए थे। मैडम जी, हमें भी इंसाफ चाहिए, हमें अभी तक इंसाफ नहीं मिला है। हाँ मैडम जी, हमें भी इंसाफ चाहिए, अब आप ही हमें इंसाफ दिला सकती हैं। आप सभी को इंसाफ मिलेगा, मैं सबको इंसाफ दिलाऊंगी। गांव में जिस जिसके घर जबरदस्ती हथियाए गए थे, जिस जिसका नुकसान हुआ था, अब उन सब की भरपाई होती है। और सिर्फ कुछ ही महीनों में इन सब बिना कानून वाले गांव में अब हर चीज के लिए कानून आता है, जिससे गांव के सभी मासूम लोग वंदना को देवी मानने लगते हैं। मैं तो सोच भी नहीं सकती थी कि मेरी बहू एक दिन इस बिना कानून वाले गांव में कानून लाएगी। मैडम जी, आपने तो कमाल कर दिया। अब से हम सब बुराई के खिलाफ लड़ेंगे। गांव वालों की बात सुन वंदना काफी खुश होती है, जिसके बाद अब इस गांव में एक भी अपराध नहीं होता और सभी कानून का पालन करते हैं। आज गरीब पार्वती देवी की 5वीं बहू शादी करके ससुराल आई थी, जिस खुशी में वो पड़ोसियों में लड्डू बंटवा रही थी। ये ले रत्ना बहू, ये 4 मोतीचूर के लड्डू शशिकला बहन के घर दिया। कविता बहू, तू ये मिठाई कोकिला बहन के यहाँ दिया। माँ जी, ये प्लेट तो चटका हुआ है, दूसरे बर्तन में दे दीजिए। कोकिला आंटी हमारे घर में कोई भी चीज कांच के बर्तन में भिजवाती हैं। टूटे बर्तन में लड्डू लेकर जाऊंगी तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। कर भी क्या सकते हैं कविता बहू, इस्तेमाल करने के लिए थोड़े बहुत ठीक ठाक बर्तन बचे खुचे हैं। ये सारे बर्तन मेरी शादी के टाइम के हैं जो चल रहे हैं, तब से 1 चम्मच तक नहीं खरीदा है। कविता पड़ोसन कोकिला के यहाँ लड्डू देने चली जाती है। वहीं भारी लहंगे में घूंघट में बैठी बिंदिया गर्मी से परेशान हो रही थी। सरिता दीदी, मुंह दिखाई कब तक हो जाएगी? शादी का जोड़ा बड़ा भारी और घर के अंदर भपका भी है, रहा नहीं जा रहा। दोपहर का टाइम है ना, और छत के ऊपर कोई कमरा नहीं बना, इसलिए डायरेक्ट धूप पड़ती है तो छत जलती तप जाती है। मैं सबको बुलावा देकर आती हूँ। गरीब पार्वती के घर की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। साल पुराने मकान में परिवार का दिन कट रहा था। किसी तरह 5 बेटे, 4 बहू और उनके बाल बच्चे बहुत ही दिक्कत से गर्मी में गुजारा करते थे।
शशिकला आंटी जी, ये लीजिए लड्डू, घर में छोटी देवरानी आई है उस खुशी में। बड़े ही सस्ते से लड्डू में निपटा दिया। लड्डू भी डालडा में बने हुए हैं, देसी घी के नहीं हैं। पूरे मोहल्ले में शशिकला ने 4 मंजिल वाला अच्छा खासा पक्का मकान बनवा रखा था, इसीलिए किसी की बेइज्जती मारने में जरा सा भी नहीं सोचती थी। वहीं पार्वती का मकान दूर से देखने में खंडहर जैसा लगता था। कोकिला आंटी जी, आज हमारी नई देवरानी की मुंह दिखाई है, आपको आना है। अब माफ करना कविता, मैं नहीं आ पाऊंगी। मैं तो क्या, मोहल्ले की कोई भी औरत तुम्हारी देवरानी की मुंह दिखाई में नहीं जाएगी। तुम्हारा मकान ज्वालामुखी की तरह दमकता है, खड़े खड़े इंसान का गर्मी से हालत खराब हो जाए। मेरा तो भैया एसी के बगैर गुजारा नहीं है, और तुम्हारे यहाँ कूलर भी नहीं है। जी जैसी आपकी इच्छा आंटी जी, मगर आप सब लोग आती तो अच्छा लगता। कहते हुए दिल उदास करके कविता वापस मकान में आती है, जहाँ छत से मानो मिट्टी की बारिश हो रही हो। ये भगवान, अभी अभी पूरी घर में झाड़ू मारा था और फिर से इतनी सारी मिट्टी झड़ गई है। धीरे धीरे करके छत बिल्कुल ही कच्ची हो गई है। नीलम बहू, छत तो कच्ची होगी ना, मकान को बने भी 25 से 30 साल गुजर गए। पता नहीं मेरे 5 बेटे कौन सी कमाई धमाई कर रहे हैं जो इनसे छत पक्की नहीं करवाई जा रही है। हट हट, अरे रे, हर हर, हे भगवान, ये बंदर तो बड़ा ढीठ है। ये आंगन में कैसी सी आवाज आ रही है। बाकी बहुएं और पार्वती आंगन में आती हैं, जहां बंदर छत की सारी तोरी खा रहा था। ताबा ताबा, ये लंगूर तो सारी तोरी खाए जा रहा है। माँ जी देखिए ना, ये बंदर कब से मचान पर चढ़कर हुड़दंग मचा रहा है। बहू ला लाठी मुझको दे। पार्वती गुस्से में एक लाठी बंदर पर फेंकती है, जिससे बंदर भाग जाता है। कुछ देर में सास और चारों जेठानी मिलकर बिंदिया की मुंह दिखाई करती हैं। 2-4 दिनों में बिंदिया भी बाकी बहू की तरह गरीब ससुराल के रंग में ढल जाती है, जहां सरिता कविता कड़ी धूप में नदी किनारे से मिट्टी भर कर लाती हैं। कसम से आज तो एकदम तीखी मिर्ची जैसी धूप है, मिट्टी लाने नहीं जाना चाहिए था। मगर कविता मिट्टी नहीं लाते तो कल घर आंगन कैसे लीपते? कल रविवार है। बड़ी जेठानी जी, मंजली जेठानी जी, आप इतनी सारी मिट्टी किस लिए लाई हैं? बिंदिया, हर इतवार के दिन हम घर आंगन की लिपाई करते हैं, इसलिए। वैसे ये पीली मिट्टी से चूल्हा लीपने में अच्छा लगता है, मैं थोड़ी सी ले लूं? अरे ये भी कोई पूछने की बात है। वैसे तो पार्वती के घराने में घनघोर गरीबी थी, अगर 5 बहुएं सम्मति और स्नेह प्यार से रहती थी रात में। अमरजीत, विनोद, राकेश, मोहन, राजू आ गए? बहुओं खाना परोस दो। माँ जी बस दाल में छौका मारकर ला रही है। नीलम जैसे दाल में मिर्ची का तड़का लगाती है, उनके पति जोर जोर से चीख मारने लगते हैं, जिसके चलते अमरजीत भड़क जाता है। अच्छे, अरे तुम लुगाइयों के अंदर अकल नाम की चीज नहीं है, पूरे घर में मिर्ची फैला दिया। एक तो पहले ही गर्मी ने परेशान कर रखा है, भाई खिड़की खोल दो। आप लोगों ने मकान में खिड़की निकलवा रखी है क्या? कौन सी खिड़की खोले? फिर पता नहीं किस तरह से घर बनवा कर रखा है, चारों तरफ से बंद, दम घुट जाए इंसान का। कविता के गुस्साने पर सब चुप होकर खाना खाते हैं और गर्मी में एक पंखे में सोते हैं। इस पंखे ने तो जैसे दम तोड़ दिया है, मर मर कर चल रहा है, बिल्कुल भी मर मर कर चल रहा है, पसीना भी नहीं सूख रहा है। चुप कर जा ले मेरे राजा बेटा, क्यों रो रहा है? चुप हो जा। कविता बहू, मुन्ना इतना ज्यादा क्यों रो रहा है? माँ जी गर्मी के चलते रो ही जा रहा है। कविता बच्चे को लेकर दरवाजे के बाहर बैठ जाती तो वहीं रत्ना के दोनों बच्चे खुजली कर रहे थे। मम्मी, फिर से मेरी पेट में चींटी सा काट रहा है। पिताजी, आप घर में कूलर क्यों नहीं लगवा देते? फिर हम भी ठंडे ठंडे हवा में सोएंगे। लड्डू, पिताजी को तंग मत करो, रुको मैं तुम्हें पाउडर लगा देती हूँ, फिर देखना सू सटा गर्मी उड़न छू हो जाएगी। बिंदिया, पाउडर देना। जेठानी जी, पाउडर तो खत्म हो गया है। सच में इस साल इतनी तंगड़ी गर्मी पड़ रही है कि कूलर की बहुत ही सख्त जरूरत है घर में, लेकिन आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया वाला हाल है। अब घर का खर्चा ही मुश्किल से निकल रहा है। भाई साहब, आप 5 भाई कूलर किश्त पर भी ला सकते हैं। अरे किश्त पर भी चीज लेने के लिए थोड़े पैसे चुकाने पड़ते हैं ना, और बाकी का किश्त बनती है। पूरा परिवार आग बरसती गर्मी में ही किसी तरह रात काटते हैं। अगली सुबह बहुएं मिट्टी से आंगन चूल्हा लीपती हैं और थक कर बैठ जाती हैं। आज घर आंगन की लिपाई पुताई होने के बाद थोड़ा अच्छा लग रहा है, आंगन भी ठंडी है। तभी एक कबाड़ी वाला आता है जिसके पास एक कूलर रखा था। ले जाओ भैया, सस्ते का माल सस्ते में, सेकंड हैंड कूलर खरीद कर ले जाओ, फर्राटेदार हवा खाओ, सस्ते का माल ले जाओ भैया, ले जाओ। वैसे ये कूलर देखने में तो काफी ठीक ठाक लग रहा है, रेट पूछ कर देखते हैं। भैया जी, कूलर कितने का है? बहन जी, एकदम फर्स्ट क्लास की चीज है, खरीद रेट 5,000 रुपए का लगेगा। इस सेकेंड हैंड कूलर के हिसाब से 5,000 काफी ज्यादा है, 1-1,500 में दे दीजिए। अरे शक्ल देखिए, बड़ा आई 1,500 में कूलर खरीदने वाली।
कबाड़ी वाला खरी खोटी सुनाकर चला जाता है। हमारे घर में तो सुख सहूलियत की एक चीज नहीं है। सोचा था ये कूलर खरीद लेते तो घर में कम से कम ठंडक तो रहती, भट्टी की तरह तपता है। तभी बिंदिया कहती है, वैसे जेठानी जी कूलर बनाना इतना भी कठिन नहीं है, हम चाहे तो खुद बना सकती हैं जुगाड़ से। मगर इसमें बहुत सारी इलेक्ट्रॉनिक चीज लगेगी और ढांचे के लिए टीन भी चाहिए होगा। इन सब चीजों की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम मिट्टी, लकड़ी और घास फूस से अपना जुगाड़ू कूलर बनाएंगे। बिंदिया का जुगाड़ सबको जच जाता है और अब पांचों कूलर बनाने के लिए जंगल से काफी सारी मिट्टी, हरी घास और लकड़ी काट कर लाती है और कूलर बनाना चालू करती है। तभी एकदम से चक्रवाती बवंडर उठता है और उनका घर उजड़ जाता है। अभी एक समस्या सुलझी नहीं थी कि दूसरी सामने आकर खड़ी हो गई। अब घर कैसे बनेगा? हमारे पास तो एक ईंट खरीदने के पैसे नहीं हैं। तभी कविता बड़े ध्यान से कूलर के ढांचे को देखती है जिससे उसका जुगाड़ू दिमाग चल पड़ता है। मेरे पास एक चारा है, हम चाहें तो बिना ईंट सीमेंट के भी अपना घर बना सकती है, वही मजबूत, टिकाऊ और ठंडक भरा। वो कैसे? देखो, घर का आकार भी तो एकदम कूलर के जैसे चौकोर आकार का होता है। क्यों ना हम कूलर का घर बनाएं और चारों दीवारी में खिड़की निकालेंगे ताकि ठंडी ताजी हवा लगे। अरे वाह कविता जेठानी जी, आपने क्या फाड़ू जुगाड़ सोचा है। अब पांचों कूलर घर बनाना चालू कर देती हैं। 2 बहू नदी किनारे से और भी मिट्टी लाकर इकट्ठा करती हैं और बाकी 2 बहू उस जगह जमीन पर गहरी नींव की खुदाई करके कूलर घर बनाना चालू करती हैं, जिसमें वो लकड़ी के बड़े बड़े फट्टे लगाती हैं और उनमें छिद्र करने के बाद ऊपरी सतह पर घास लगाती हैं ताकि घर के अंदर ठंडक रह सके। लगभग 2-4 दिनों की मेहनत के बाद उनका कूलर घर सफलतापूर्वक बन जाता है। वाह, क्या तगड़ा जुगाड़ लगाया है तुम सबने। बड़े भैया, मुझे तो ताज्जुब हो रहा है, इतनी तपती गर्मी में ये कूलर घर ठंडा कर रहा है। वो इसलिए क्योंकि हमने चारों दीवारों में जो छिद्र किया है उससे बाहर की गरम गरम लू घास की नमी से होती हुई अंदर ठंडी हवा बनकर आ रही है। अब बस हमको इसी प्रकार अपने लिए एक जुगाड़ू कूलर की रसोई भी बनानी है क्योंकि एक ही कमरे में गर्मी में खाना पीना सोना सब करने में हौच पौच मच जाता है। पांचों आंगन के खुले हिस्से में थोड़ी सी जमीन को चुनकर वहां पर रसोई का काम जारी करती हैं और घास मिट्टी से सुंदर सी रसोई बना लेती हैं। लो, बनकर तैयार हो गया हमारा कूलर किचन। बस थोड़ा राशन और मसाले रखने के लिए रैक बना लेते हैं ताकि चीजें बिखरी नजर ना आए। हाँ, ये बढ़िया जुगाड़ है, फिर हमारा कूलर किचन भी मॉडर्न लगेगा। अब सब मिलकर जुगाड़ू कूलर की रसोई बनाकर खुशी खुशी खाना पीना बनाती हैं। आखिर में पांचों ठंडा पानी पीने के लिए एक फ्रिज भी बनाती हैं और लकड़ी के फर्नीचर भी बनाती हैं ताकि उनका घर सुंदर लगे। अब चिलचिलाती गर्मी में भी पांचों बहुओं की दिनचर्या कूलर घर में ठंडक भरी गुजरती है।